प्रॉपर्टी के साथ एक दूसरा पेपर है ईजमेंट एक्ट, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 27, सुखाधिकार क्या है? सुखाधिकार ईजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ईजमेंट होता क्या है कि सबसे पहले डेफिनेशन बता देती हूँ कि ईजमेंट किसी अपनी भूमि के, किसी कोई व्यक्ति अपनी भूमि के फायदाप्रद उपभोग के लिए, ठीक है, किसी और की भूमि पर कुछ करना या फिर उसको कुछ करने से रोकना, ये ईजमेंट है, सुखाधिकार है, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया? एक व्यक्ति को क्या है, उसको अपनी भूमि के, उसका अपनी भूमि का, उसको जो उसके पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, अपनी संपत्ति है, कोई भूमि है, उसका फ़ायदे का उपभोग कर सके, ठीक है ना, उसका वो यूज़ अच्छे से कर सके। इसके लिए उसके पास क्या अधिकार होता है कि वो दूसरे की भूमि पर कोई अधिकार रखे, ठीक है। तो ये सुखाधिकार है, ठीक है। अब जैसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास क्या है, एक ज़मीन है, ठीक है ना, एक ज़मीन है, उसने अपना घर बनाया उस ज़मीन पर, लेकिन उसके पास अब उस ज़मीन के चारों तरफ अलग अलग लोगों की ज़मीनें हैं, ठीक है। तो उसके पास रास्ता नहीं है कहीं से जाने के लिए, अब उसके लिए तो ज़रूरी है रास्ता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, किसी एक भूमि पर से रास्ता आने जाने का ले लेगा, ठीक है। तो यही सुखाधिकार है, ये जो उसने रास्ता ले लिया है क्योंकि उसको ज़रूरी है रास्ता लेना, ठीक है। तो जिस भूमि पर से एक से रास्ता ले लिया है वो उसने अपने सुखाधिकार को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन 28 क्या कहता है? पर स्वभोग से आप क्या समझते हैं? प्रॉफिट अ प्लैंडर, ठीक है। तो पर स्वभोग क्या होता है कि किसी व्यक्ति को किसी और की भूमि पर से कोई एक अधिकार मिल जाता है, कुछ यूज़ करने का अधिकार, उसकी भूमि पर कुछ यूज़ करने का अधिकार। कैसे अधिकार? जैसे कि उसकी भूमि पर से एक आदमी कहता है कि तुम मेरी भूमि पर से घास काट कर ले जा सकते हो उसको, ठीक है ना, ये भोग करने का उसने अधिकार दे दिया, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पर स्वभोग एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को अपने निजी उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को या उस भूमि पर से कोई उत्पन्न होने वाली, कोई भूमि पर कुछ चीज़ उत्पन्न होती है, जैसे घास उत्पन्न होती है, ठीक है ना, तो उससे या उससे संलग्न या उससे कोई चीज़ जुड़ी हुई है, मानो उस पर पेड़ लगे हुए हैं तो पेड़ पर से कोई चीज़ लकड़ियाँ हटा सकता है, ठीक है ना, या भूमि पर पड़ी हुई है, ठीक है ना, या उस पर कुछ पड़ी हुई, जैसे पत्थर पड़े, उसको पत्थर हटाने का अधिकार मिल गया, पत्थर ले जा सकता है, ठीक है ना, उस वस्तु को हटाने का और उससे लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये हो गया पर स्वभोग। पर स्वभोग को सुखाधिकार में सुखाधिकार में शामिल मान लिया गया, पर सुखाधिकार अलग होता है, पर स्वभोग एक अलग होता है, ठीक है। तो पर स्वभोग क्या है? किसी भूमि के उस किसी व्यक्ति की और किसी और की जमीन पर से किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ सामान ले जाने का अधिकार मिल जाए, उसको अपने फ़ायदे के लिए, मानो वो घास जो है अपने जानवरों को चराने के लिए ले जा सकता है काट कर, तो उसको अधिकार दे दिया गया है, तो ये पर स्वभोग है। अब 29 क्वेश्चन क्या कहता है? अविच्छिन्न सुखाधिकार, कॉन्टिन्यूस ईजमेंट, ठीक है। जो ईजमेंट सुखाधिकार होता है कई प्रकार का होता है, ठीक है ना, जैसे कि पहले कॉन्टिन्यूस, फिर डिसकॉन्टिन्यू, ठीक है ना, या फिर प्रकट, अप्रकट, तो ऐसे 4-5 तरह का सुखाधिकार होता है, ठीक है, 4 तरह का होता है। अब जो है अविच्छिन्न सुखाधिकार, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सुखाधिकार क्या होता है? इसको सतत सुखाधिकार भी बोलते हैं, सतत, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया कि लगातार चलने वाला, ठीक है ना। लगातार चलने वाला मतलब कि एक तो सुखाधिकार होता है, उसके लिए किसी आदमी को व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर वो कार्य करना बंद कर दे तो वो सुखाधिकार भी बंद हो जाएगा। लेकिन जो ऐसा कोई सुखाधिकार है जो व्यक्ति के कार्य करने के बिना ही चलता जा रहा है, उसे सुखाधिकार कहेंगे। कार्य करने के बिना भी चलता जा रहा है, क्या कैसे हो सकता है कि मान लो किसी व्यक्ति को किसी ने क्या किया, अपने घर में से कोई खिड़की, उसके घर में कहीं से खिड़की निकालने की जगह नहीं थी, तो उसने किसी एक तरफ प्लॉट है उसमें से उसने खिड़की निकाल ली, ठीक है ना। तो फिर अब वो जो खिड़की निकाली है उससे किसके लिए निकाली है? हवा या रोशनी के लिए निकाली है, इस उपयोग के लिए निकाली है। अब उस हवा या रोशनी के लिए किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सारा टाइम आएगी, हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी, ठीक है। तो ये जो सुखाधिकार है ये कॉन्टिन्यूस है, किसी व्यक्ति के कार्य के बिना ही ये जारी है, चलता रहता है, लगातार हवा आती है लगातार, ठीक है ना। तो ये कॉन्टिन्यूस सुखाधिकार है जिसके लिए किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है विच्छिन्न सुखाधिकार या असतत सुखाधिकारी बोल देते हैं इसको, डिसकॉन्टिन्यूस ईजमेंट,
है ना। तो ये कौन सा सुखाधिकार है कि इसके उपभोग के लिए, इसको यूज़ करने के लिए क्या है, मनुष्य के किसी कार्य की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, कुछ काम करने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी ने रास्ते का अधिकार ले रखा है, ठीक है ना, किसी से रास्ता ले रखा है। अब रास्ता तो जब वो चलेगा तभी वो यूज़ होगा, अगर वो मानो नहीं चल रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो जो सुखाधिकार जो है अब नहीं है, ठीक है ना। जब वो चलेगा तो वो सुखाधिकार उसने प्राप्त किया है, नहीं जा रहा उस रास्ते से तो वो डिसकंटिन्यू हो गया, लगातार नहीं चलता, ठीक है। अब सुखाधिकार कौन अवाप्त मतलब प्राप्त कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो कौन कौन प्राप्त कर सकता है, कौन ले सकता है। एक व्यक्ति का घर है, ठीक है, उसने रास्ता लेना है तो कौन उस रास्ते का किसको अधिकार है। सबसे पहले तो जो उस घर का मालिक है, स्वामी है, ठीक है, उसी को अधिकार है, वो रास्ता लेगा। दूसरे नंबर पे मानो वो घर जो है वो 2 व्यक्तियों का है, ठीक है, तो जो दूसरा स्वामी है, दोनों में से कोई भी एक स्वामी ले सकता है। अगर दोनों में से जो उस घर को यूज़ कर रहा है वो स्वामी, तो सह स्वामी ले सकता है, स्वामी ले सकता है, सह स्वामी। तीसरा है कि मान लो वो उस घर को किराए पर दे देते हैं, पट्टे पर दे देते हैं, पट्टे पर भी यूज़ करने के लिए दे देते हैं। जिसको पट्टे पर दिया है, पट्टेदार या पट्टा ग्रहीता, ठीक है, तो वो पट्टा ग्रहीता जो है वो ईजमेंट वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। पट्टा ग्रहीता को क्या कहेंगे, मोर्टगेजी, ठीक है। तो मोर्टगेजी जो है, सॉरी मोर्टगेजी नहीं, लेसी जो है वो प्राप्त कर सकता है। अब क्वेश्चन 32 क्या कहता है, आवश्यकताजनक सुखाधिकार, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। तो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी क्या होता है कि वो ऐसा सुखाधिकार होता है कि उसके बिना वो जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, भूमि है, उसका यूज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इस तरह का सुखाधिकार है। कुछ ऐसा सुखाधिकार होते हैं कि अगर ये नहीं भी मिला, ठीक है, तो घर का यूज़ तो हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि इसके बिना यूज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, रास्ते वाला सुखाधिकार, रास्ते का जो सुखाधिकार है, मानो उसको चारों तरफ ज़मीनें हैं तो उसको रास्ता चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर रास्ता नहीं होगा तो उस प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये जो सुखाधिकार कैसा है, आवश्यकता का सुखाधिकार, ठीक है। और आवश्यकता का सुखाधिकार, ठीक है, जो हितकर संपत्ति के जो उपयोग के लिए, फ़ायदे के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है इसकी, वो जो आवश्यकता का। अब इसमें कौन से उद्भव निम्नांकित, ये इतना मतलब किसको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। मानो एक व्यक्ति ने सुखाधिकार ले रखा था ऑलरेडी, एक ने अपना घर बना रखा है, उसमें उसके पास जो है वो ज़मीन है, उसके पास उसने दूसरे की ज़मीन से रास्ता ले रखा है। अब वो दूसरे व्यक्ति को कैसे मिलेगा वो जो सुखाधिकार है, जब वो अपना घर व्यक्ति उसको ट्रांसफ़र करेगा, तो ठीक है, उसने घर उसको ट्रांसफ़र किया, चाहे कैसे भी किया, चाहे बेच कर किया, है ना, चाहे उसको और तरह से पट्टे पर दे दिया, बंधक जैसे पट्टे पर दे के कैसे भी किया, जब उसको ट्रांसफ़र किया, अंतरण किया, तो उसके साथ साथ जो रास्ते का अधिकार था वो भी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दान द्वारा, ठीक है ना, किसी ने अपना घर दान कर दिया तो जो रास्ते का अधिकार था वो भी उसको दान में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसके बिना दूसरा नहीं यूज़ कर सकता। और तीसरा है कि विभाजन द्वारा, मान लो वो जो प्रॉपर्टी है जिसमें से रास्ता ले रखा है जिसने, अगर उस प्रॉपर्टी का विभाजन हो जाता है तो वो जो रास्ता है वो भी उनको मिलेगा, ठीक है ना। अगर मानो दोनों प्रॉपर्टीज़ 2 हिस्सों में बट गई तो दोनों को वो रास्ता ज़रूरी है लेना, तो फिर वो रास्ता ज़रूर मिलेगा। अब क्वेश्चन 33, चिर व्यवहार द्वारा अवाप्त, मतलब किसी को लंबे टाइम तक यूज़ करके, चिर व्यवहार लंबे टाइम तक यूज़ करके जो है सुखाधिकार प्राप्त करना, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन। तो लंबे टाइम तक यूज़ करने का क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति, वही रास्ते का अधिकार हम ले लेते हैं, किसी आदमी ने क्या किया, कोई रास्ते का अधिकार है, ठीक है ना, उसके पास घर था, अब उसने क्या किया, घर में से कोई उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, उसने एक सड़क एक के प्लॉट में से आने जाने लग गया, ठीक है ना, आता जाता रहा वो लगातार, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन, जिसकी ज़मीन थी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है ना, और 20 साल तक वो चुपचाप शांति से, ना उसने ऑब्जेक्शन किया, और 20 साल तक वो लगातार उस रास्ते को यूज़ करता रहा। तो अब उसने वो क्या किया, वो सुखाधिकार अब अधिकार हो गया, अब उसका राइट हो गया, उसको मिल चुका है, ठीक है, अब उससे कोई वो छीन नहीं सकता। लेकिन अगर मानो 20 साल में कभी भी उसने ऑब्जेक्शन कर दिया होगा तो वो 20 साल वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। मानो 19 साल हो गए, उसने आज ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये रास्ता तो तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है ना, तो फिर वो 20 साल जो है, अब वो 20 साल पूरे नहीं हुए, अब वो वापस से 20 साल शुरू हो जाएंगे। 19वें साल के बाद जब उसने ऑब्जेक्शन किया तो अब नए 20 साल शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो अधिकार पूर्वक उसको प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर 20 साल पूरे नहीं हुए, ठीक है। तो अगर 20 साल तक वो उपयोग करता रहा, शांतिपूर्वक उपयोग, कोई उस पर रुकावट किसी ने नहीं डाली, ठीक है, और इस तरह रोज़ जाता रहा, ठीक है, तो फिर वो
उपयोग कर हो जाएगा, लेकिन वो ज़रूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास एक रास्ता और भी है और चलो एक यहाँ से भी ले लिया यहाँ से भी, तो इस तरह का अधिकार उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर यही प्रॉपर्टी कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जिसपे से उसने रास्ता लिया है, वो प्रॉपर्टी किसकी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो फिर उस पर उपयोग कितना होना चाहिए, 30 साल का उपयोग होना चाहिए। प्रथागत सुखाधिकार क्या होता है? प्रथागत सुखाधिकार का मतलब है कि कोई कस्टम से, ठीक है ना, जैसे मानो किसी गांव में कोई प्रथा है कि एक रास्ते पर एक ऐसी कोई ज़मीन है जहाँ पर सब लोग अपने जानवरों को चराते हैं, ठीक है, तो और उस गांव में काफ़ी सालों से ये प्रथा चल रही है कि सब जने अपने जानवरों को वहीं चराएंगे, तो ये एक प्रथागत सुखाधिकार है। मतलब एक गाँव में कोई प्रथा जो है काफ़ी समय से चली आ रही है सुखाधिकार की, ठीक है, तो फिर उसको क्या मतलब किसी भी स्थान पर, ठीक है ना, कोई सुखाधिकार इस तरह लोगों ने प्राप्त किया हुआ है कि वो एक प्रथा से प्राप्त किया हुआ है, कस्टम चल रही है बहुत सालों से और लोग सभी वो उसी प्रथा को, उसी कस्टम को लोग निभाते जा रहे हैं, तो वो प्रथागत सुखाधिकार होगा। और इसकी विशेषता क्या होगी? वही विशेषताएं होंगी जो किसी कस्टम की होती है, ठीक है ना। किसी रूढ़ी की जो विशेषताएं होती है हमने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ी थी, ठीक है ना। रूढ़ी की जो क्या कहते हैं विशेषताएं क्या होनी चाहिए? प्राचीनता, पुरानी होनी चाहिए, युक्ति युक्त होनी चाहिए, ठीक है ना। हम नहीं कह सकते हम जो जानवर चराने की प्रथा सही है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ भी ये जो एक प्लॉट किसी व्यक्ति का था इस पर तो हम सालों से कचरा डाल रहे हैं तो हम अभी भी कचरा डालने का अधिकार है, तो ये कोई प्रथा युक्त नहीं है, ठीक है। तो युक्त निश्चित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए कि हाँ जानवर ही इधर चराएंगे, ठीक है ना, ऐसी फिक्स प्रथा। निरंतरता, लगातार यूज़ करना चाहिए, बीच में नहीं कि बीच में कुछ सालों के लिए छोड़ दी थी तो फिर वो नहीं प्रथा मानी जाएगी। नैतिक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। लोक नीति, कोई आम जनता की जो नीति है उसके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। और संविधियों से सुसंगत, मतलब कोई भी विधि जो बनी हुई है, सब जो लॉ बने हुए हैं उसके अनुरूप होने चाहिए, ऐसी कोई अपराध करने की प्रथा नहीं होनी चाहिए। अब सुखाधिकार को में विघन रोकने के लिए व्यादेश जारी किया जा सकता है क्या? सुखाधिकार मतलब कि व्यादेश क्या होता है? एक तरह से स्टे लगा देना, ठीक है ना, हम बोलते हैं स्टे लगा देना, इंजंक्शन बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, हिंदी में व्यादेश, और आम हम बोल देते हैं कि स्टे लगा देना, रोक देना, ठीक है। तो किसको रोक रहे हैं? सुखाधिकार में विघन को, कोई सुखाधिकार में परेशानी डाल रहा है, ठीक है ना। वही कोई व्यक्ति मानो कोई रास्ता यूज़ करता है, उसने क्या किया, उसके रास्ते में पत्थर डाल दिए बड़े बड़े कि वो सड़क को उसको यूज़ ना कर सके, ठीक है, तो इस तरह उसने कोई विघन डाल दिया है, ठीक है। तो अब उस विघन को हटाने के लिए हमें क्या लेना है? कोर्ट से जाके स्टे लेना है, ठीक है ना। अभी इसको विघन को हटाओ, ये हमें परेशानी दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पर? विघन को हटाने के लिए हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, ठीक है, 1963 का एक्ट है। इस एक्ट के जो सेक्शन 36 से 39 है, ठीक है, ये व्यादेश के बारे में बताते हैं, इंजंक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट के सेक्शन 36 से 39 के अंदर हम रिलीफ ले सकते हैं, ठीक है। उससे कोई क्षतिपूर्ति जिसने विघन डाला उसको, उस विघन को रोकने के लिए, ठीक है ना, कि विघन को रोको, ठीक है ना, पत्थर हटाओ अपने, ठीक है ना। और दूसरा, उसकी जो परेशानी हुई है उसके लिए वो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, कंपनसेशन भी, जो इतने दिन तुमने परेशान किया उसके लिए न्यायालय जो उसको पैसे भी, कुछ कंपनसेशन भी। क्वेश्चन 36, अनुज्ञप्ति क्या है? व्हाट इज लाइसेंस? तो लाइसेंस क्या होता है? कोई व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी भूमि पर कोई काम करने के लिए क्या करता है, मतलब उसको प्राधिकृत कर देता है, एक तरह से ऑथराइज कर देता है कि हाँ भाई तुम मेरी भूमि पर ये काम कर सकते हो। क्या काम? वही लकड़ी उठाने का, ठीक है ना, कोई और पत्थर उठाने का काम, ठीक है, कुछ भी काम उसको दे सकता है। और उसको एक तरह से उसने लाइसेंस दे दिया, अब उसको अधिकार हो गया कि हाँ भाई मैं इसकी भूमि का उपयोग कर सकता हूँ। ये एक तरह से लाइसेंस दे देता है कि तुम्हें मेरी भूमि पर ये काम करने का अधिकार है, ठीक है। ये अनुज्ञप्ति होती है, अनुज्ञप्ति को इंग्लिश में लाइसेंस कहते हैं। और किसी व्यक्ति को जो है, ठीक है ना, अपनी जो संपत्ति है, अचल संपत्ति पर, ठीक है ना, उस पर कुछ काम करने के लिए, ठीक है ना, कोई अधिकार प्रदान कर देता है, राइट दे देता है कि तुम इस मेरी भूमि पर ये काम कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर मानो कि वो नहीं अगर वो ऐसी लाइसेंस नहीं देता है तो ये जो काम किया है वो गलत हो जाएगा, अब, ठीक है ना। अब मानो वो उस पर कह सकता है कि तुम मेरी भूमि पर पेड़ लगा सकते हो, तुम्हें अधिकार है, तो उसने, एक आदमी ने लाइसेंस दे दिया दूसरे व्यक्ति को कि तुम्हें मेरी भूमि पर पेड़ लगाने का अधिकार है, ठीक है। और अगर कोई ऐसे ही किसी दूसरे की भूमि पर जाकर पेड़ लगाएगा तो वो वो अपराध हो जाएगा, वो, ठीक है ना, अवैध हो जाएगा।
अब जो है 37 क्वेश्चन 37 क्या कहता है, अनुज्ञप्ति और पट्टा में क्या अंतर है। ठीक है, पट्टा हमने पढ़ा था कि किसी को उपभोग करने का अधिकार दे देना, ठीक है ना, और मतलब पट्टे में तो एक तरह से पूरी भूमि ही दे देते हैं कि पूरी भूमि को यूज़ करो। ठीक है, अब अनुज्ञप्ति और पट्टा में क्या अंतर है, इन्होंने क्या डिफरेंस बताया कि मुख्य अंतर क्या है कि जो अनुज्ञप्ति है, लाइसेंस है, उसमें संपत्ति में हित नहीं सृजन होता। ठीक है ना, मतलब उसमें उसको अधिकार, पूरी संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता। हाँ, उसको पेड़ लगाने का अधिकार दे दिया कि तुम आके मेरी भूमि पर पेड़ लगा सकते हो, लेकिन भूमि तुम्हारी पूरी की पूरी तुम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, पेड़ लगा लो और फिर पेड़ लगा के उसमें रोज़ पानी दे के चले जाओ, लेकिन तुम्हें और भूमि पर कोई कार्य करने का अधिकार नहीं है। मैंने पेड़ लगाने का दिया तो पेड़, ठीक है ना। और पट्टे में क्या होता है कि उसने 1 साल तक के लिए दे दिया, अब 1 साल तक के लिए उसका एक तरह से वो भूमि हो गई, अब उस पर वो दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। ठीक है ना, अनुज्ञप्ति में तो जो मालिक है वो आ जा सकता है आराम से जब भी मन चाहे। पट्टे पर दे दिया तो अब पट्टे पर जिसने दिया है, पट्टे पर जिसको दिया है तो उस व्यक्ति के अलावा जिसको दिया है, ठीक है ना, उस पट्टेदार के अलावा जो मालिक था उसको उस भूमि पर अभी अधिकार नहीं है जब तक वो पट्टे पर दिया हुआ है। तो अनुज्ञप्ति में हित नहीं स्पष्ट होता और जबकि पट्टे में उसका हित स्पष्ट हो जाता है जब तक उसको दिया गया है। ये इसमें फर्क है।